प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्योर साइंस में मानव जनन तंत्र का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और 2 में हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़े और उसका कौन कौन सा भाग होता है उसके बारे में आपने पढ़ा। अब अपन मादा जनन तंत्र जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो देखिए, मादा जनन तंत्र जो होता है, जैसे अपन ने नर जनन तंत्र को 3 भागों में बांटा था, प्राथमिक जननांग, सहायक जननांग और सहायक जनन ग्रंथियां, वही तीनों भाग मादा जनन तंत्र में भी होते हैं। लेकिन इसमें एक भाग और पाया जाता है जो स्तन ग्रंथियां होती है। तो इस प्रकार से देखिए, इधर मानव के मादा जनन तंत्र को यहां बताएंगे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। 3 भाग तो वही है जो आपने नर जनन तंत्र के पढ़े। देखिए, पहला जो भाग है इसका मादा का, वो होता है प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग। दूसरा जो भाग होता है वो होता है सहायक जननांग। तीसरा जो होता है सहायक जनन ग्रंथियां। और चौथा जो भाग होता है वो होता है स्तन ग्रंथियां। तो नर को अपन ने 3 भाग में बांटा था और मादा जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। प्राथमिक जननांग, पहले अपन पढ़ते हैं प्राथमिक जननांग। जैसे नर में प्राथमिक जननांग कौन था? वर्षण। तो यहां पे प्राथमिक जननांग होगा मादा में अंडाशय। ये आपको ध्यान रखना है, नर का जो प्राथमिक जननांग वर्षण होता है और मादा का क्या होता है? अंडाशय होता है। सहायक जननांग में जैसे अपन ने नर में शुक्रवाहिनी पढ़ी, तो यहां पे होगी अंडवाहिनी। पहला भाग अंडवाहिनी। उसके बाद में जैसे अपन ने उसमें शुक्रवाहिनी के बाद में पढ़ा था क्या? शुक्राशय। इसमें होता है गर्भाशय। उसके बाद में योनि और उसके बाद में भग, या जिसको अपन वल्लवा भी कहते हैं। तो इसके जो सहायक जननांग वो 4 होते हैं: अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि या भग और वल्लवा। सहायक जनन ग्रंथियों में इसमें जैसे नर में 2 प्रकार की थी, काउपर्स, और दूसरी कौन सी थी? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं होती। इसके अलावा इसमें काउपर्स ग्रंथि भी नहीं होती। इसमें पाई जाती है बार्थोलिन ग्रंथियां, जिनकी संख्या 1 जोड़ी होती है। चौथा जो भाग होता है इसका वो होता है स्तन ग्रंथियां केवल मादा में ही पाई जाती है, यानी मादा में ज्यादा विकसित होती है। जो मादा का द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, ये आपको ध्यान रखना है। मादा का द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन सा होता है? स्तन ग्रंथियां। अब मादा जनन तंत्र के ये जो 4 भाग हैं, इनके जो भी पार्ट हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज पहले अपन लेते हैं प्राथमिक जननांग अंडाशय के बारे में। जैसे आपने वर्षण के बारे में पढ़ा, तो वैसे ही आपको अंडाशय के बारे में पढ़ना है कि अंडाशय क्या होता है, किसका निर्माण होता है, इसके कितने आवरण होते हैं, कौन कौन से इसके द्वारा मादा लिंग हार्मोन निकलते हैं। देखिए इधर, तो पहला पार्ट अपन लेते हैं अंडाशय। जिसको ओवरी बोलते हैं, अंडाशय। देखिए, अंडाशय जो होता है, जिस प्रकार नर में 2 वर्षण पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार देखिए मादा में
मादा में या स्त्रियों में, मादा में एक जोड़ी अंडाशय अब कहाँ पाए जाते हैं? जैसे मैंने वर्षण के बारे में बताया था, उदर गुहा के बाहर, लेकिन जो अंडाशय हैं वो स्त्रियों में उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मादा में कितने अंडाशय पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो वृक्क, जो किडनी होती है अपनी, जो वृक्क की पृष्ठ भित्ति से, पीछे वाली जो भित्ति है पृष्ठ भित्ति से जुड़े होते हैं, पृष्ठ भित्ति से जुड़े होते हैं। ठीक है, मादा में एक जोड़ी अंडाशय कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा के अंदर, और जो वृक्क की पृष्ठ भित्ति से जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिए, अंडाशय में जैसे वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है? अंडाशय में। इसके अलावा अंडाशय से मादा लिंग हार्मोन, जैसे नर में वर्षण से एक ही लिंग हार्मोन निकलता था, टेस्टोस्टेरोन। इसमें मादा में आपको ध्यान रखना है, दो लिंग हार्मोन पाए जाते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? अंडाशय से। तो आपको बताना है मादा लिंग हार्मोन कितने होते हैं? 2। अब ये अंडाशय में भी कौन सी कोशिकाओं से निकलते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए इधर, तो मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन स्रावित किए जाते हैं। तो दोनों हार्मोन, जो मादा में दो लिंग हार्मोन होता है, ध्यान देना आपको, दो लिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन पाए जाते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। दोनों ही कहाँ से निकलते हैं? अंडाशय से। तो ये अंडाशय के बारे में जानकारी हुई। अब अपन अंडाशय की आंतरिक संरचना देखें। तो देखिए इधर, आंतरिक संरचना, तो अंडाशय की जो आंतरिक संरचना देखें अपन, तो देखिए इधर, आंतरिक संरचना के आधार पर अंडाशय एक सघन का मतलब चौड़ा, सघन एवं ठोस अंग होता है। आंतरिक संरचना के आधार पर देखें तो अंडाशय जो होता है कैसा होता है? एक सघन एवं ठोस अंग होता है। इसकी, ध्यान दे दें, इसकी आंतरिक संरचना में दो भाग होते हैं। भाग का मतलब आवरण नहीं है, ये आंतरिक संरचना में अपने को दो भाग दिखाई देते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है कॉर्टेक्स, या जिसको अपन वल्कुट कहते हैं। ये बाह्य भाग होता है। ध्यान देना आप, अंडाशय के आंतरिक संरचना के दो भाग होते हैं। पहला होता है कोर्टेक्स, जिसको अपन कहते हैं वल्कुट, ये कौन सा भाग होता है? बाह्य भाग।
और दूसरा भाग होता है मेडुला। मेडुला ये भाग होता है कौन सा? आंतरिक भाग। तो आंतरिक संरचना के अंतर्गत अंडाशय में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक तो कोर्टेक्स और दूसरा कौन सा होता है? मेडुला। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इधर ये इसके भाग हो गए। अब अपन अंडाशय के आवरण की बात करें कि अंडाशय में कितने आवरण पाए जाते हैं। जैसे आपने वर्षण में पढ़ा, तो वर्षण में आपने जाना कि वर्षण में 2 आवरण होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था वर्षण का जो बाह्य आवरण होता है वो होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस और आंतरिक आवरण होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। लेकिन अंडाशय में 3 आवरण पाए जाते हैं। वो देखिए 3 आवरण कौन कौन से होते हैं? देखिए अंडाशय में 3 आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण होते हैं अंडाशय में? 3 आवरण। पहला जो आवरण होता है उसको अपन कहते हैं आंतरांग पेरिटोनियम। पहला जो आवरण होता है वो होता है आंतरांग पेरिटोनियम। यह आवरण कौन सा होता है? बाह्य आवरण। तो आपसे पूछे अंडाशय का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? ध्यान देना आपको, आंतरांग पेरिटोनियम। दूसरा आवरण जो होता है इसका होता है जनन उपकला। जनन उपकला या इसको अपन जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम ये होता है मध्य आवरण। मध्य आवरण, बीच वाला आवरण। और तीसरा जो आपने वर्षण में भी पढ़ा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो वर्षण का कौन सा आवरण होता है? बाह्य आवरण। लेकिन अंडाशय का कौन सा होता है? सबसे आंतरिक आवरण क्या कहलाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये कौन सा आवरण होता है? आंतरिक आवरण। यह आपको ध्यान देना है विशेष रूप से। वर्षण में ये बाह्य आवरण बनाता है, जबकि अंडाशय में कौन सा आवरण बनाता है? आंतरिक आवरण। तो ध्यान देना है आपको कि अंडाशय में 3 आवरण पाए जाते हैं। पहला जो आवरण होता है आंतरांग पेरिटोनियम, दूसरा होता है जनन उपकला जो मध्य आवरण होता है, और तीसरा आवरण होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कौन सा आवरण होता है? आंतरिक आवरण। अब ध्यान दें, जो मैंने इसकी आंतरिक संरचना के 2 भाग बताए थे, कोर्टेक्स व मेडुला, इसके संयोजी उत्तक के तंतुओं से देखिए कोर्टेक्स व मेडुला के संयोजी उत्तक के तंतुओं से, संयोजी उत्तक के तंतुओं से निर्मित, संयोजी तंतुओं से निर्मित एक पदार्थ होता है। निर्मित पदार्थ, ये ध्यान देना आप, पदार्थ स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहलाता है। यानी अंडाशय की आंतरिक संरचना के 2 भाग होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला, और कोर्टेक्स और मेडुला के संयोजी उत्तकों के तंतुओं से, ये संयोजी उत्तक के जो तंतु होते हैं वो क्या करते हैं? एक पदार्थ बनाते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। अब देखिए आगे, देखिए अंडाशय में अनेक प्रकार की पुटिकाएं पाई जाती है, यानी कोशिकाएं। इस प्रकार से ये पुटिकाएं होती हैं। पुटिकाएं अंडाशय में, यानी अंडाशय की कोशिकाएं होती हैं। अंडाशय में अनेक प्रकार की पुटिकाएं पाई जाती है। ध्यान देना आपको,
अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है, पुटिकाएं पाई जाती है। इनमें से एक पुटिका आकार में वृद्धि करती है। क्या करती है? इनमें से, यानी ये पुटिकाएं बहुत सारी होती है, अनेक होती है, इनमें से एक पुटिका आकार में शीघ्रता से वृद्धि करती है। एक पुटिका आकार में शीघ्रता से क्या करती है? वृद्धि करती है। और जो वृद्धि करेगी पुटिका, वृद्धि करती है, वह अंडाणु या इसको अपन अंडकोशिका भी कह सकते हैं, अंडकोशिका, या इसको अपन oocyte भी कहते हैं, oocyte, ये ध्यान देना है आपको, अंडाणु का निर्माण करती है। तो आपसे पूछा जाए अंडाणु का निर्माण कौन करता है, तो आप बताएंगे कि अंडाशय में अनेक प्रकार की पुटिकाएं पाई जाती है, उनमें से एक पुटिका आकार में क्या करती है, इस प्रकार से वृद्धि कर लेती है। ये छोटी पुटिका होती है, ये बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये जो बड़ी पुटिका होगी आकार में जो वृद्धि करेगी वही क्या बनाएगी? अंडाणु। वही कोशिका क्या बनेगी? अंडाणु बनेगी। अब आगे देखिए, तो ये अंडकोशिका, या इसको अपन कहते हैं oocyte। ठीक है, अंडकोशिका के बाहर की तरफ देखिए, ये अंडकोशिका है, ध्यान देना, अंडकोशिका है। इस अंडकोशिका के चारों ओर या बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं जोना पेलुसिडा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडकोशिका या oocyte के बाहर जो पारदर्शी आवरण होता है, कैसा आवरण होता है? ये पारदर्शी। ठीक है, तो आप इससे बता सकते हैं अंडकोशिका के बाहर एक पारदर्शी स्तर पाया जाता है, एक पारदर्शी स्तर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा कहते हैं। यह आपको ध्यान देना है कि अंडकोशिका या oocyte के बाहर की ओर या इसके चारों ओर एक पारदर्शी आवरण होता है, जिसको क्या कहते हैं अपन? जोना पेलुसिडा। अब इसके बाहर एक आवरण और पाया जाता है। ठीक है, किसके बाहर? इसके बाहर, जोना पेलुसिडा के भी बाहर, यानी ये अंडाणु है या अंडकोशिका है, इसके बाहर जो पारदर्शी आवरण होता है वो तो कहलाता है जोना पेलुसिडा। और इस जोना पेलुसिडा के बाहर भी एक स्तंभाकार यानी स्तंभी कोशिका, ध्यान देना, जोना पेलुसिडा के बाहर एक स्तंभी कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है या आवरण पाया जाता है, स्तर पाया जाता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ध्यान से समझिए, तो जो अंडकोशिका है उसके बाहर जो पारदर्शी आवरण होगा वो तो क्या कहलाएगा? जोना पेलुसिडा। क्या कहलाएगा? जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के बाहर भी स्तंभी कोशिकाओं का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। इसको अपन कहते हैं कोरोना रेडिएटा। अब ध्यान देना, तो मैंने आपको बताया कि अंडाशय में बहुत सारी पुटक कोशिकाएं बनती है या पुटिकाएं बनती है, उनमें से जो आकार में बड़ी होगी वही क्या बनाएगी? अंडाणु बनाएगी। ठीक है, अब ध्यान दे, इन पुटिकाओं में जो सबसे, ध्यान दे, सबसे परिपक्व पुटिका कौन सी पुटिका? जो सबसे परिपक्व हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, यानी आपको ध्यान देना है कि परिपक्व पुटिका, सबसे परिपक्व पुटिका को
ये नाम याद रखें आप, ग्राफियन पुटिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफियन पुटिका कहते हैं। अंडाशय की जो भी पुटिकाएं हैं उनमें से जो सबसे परिपक्व पुटिका होगी वो क्या कहलाएगी? ग्राफियन पुटिका। कौन सी पुटिका कहलाएगी? ग्राफियन पुटिका। ये आपको ध्यान देना है ग्राफियन पुटिका के बारे में। अब देखिए इधर, तो सबसे परिपक्व पुटिका क्या कहलाती है? ग्राफियन पुटिका। अब आगे अपन बात करें, अब देखिए अंडाशय से मैंने आपको बताया दो मादा लिंग हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन। अब वो कहां से निकलते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए बेटा, अंडाशय में, इसमें अंडाशय में स्तंभाकार व बहुस्तरीय, जिसके अनेक स्तर होते हैं, बहुस्तरीय कोशिकाएं पाई जाती है। अंडाशय में स्तंभाकार व बहुस्तरीय कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें, नाम याद रखना, जिन्हें मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। अंडाशय में स्तंभाकार व बहुस्तरीय क्या पाई जाती है? कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। इनके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से निकलता है? तो आप बताएंगे कि अंडाशय की कौन सी कोशिकाएं निकालती है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। कौन सी कोशिका निकालती है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के द्वारा क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। जैसे नर में अपन ने टेस्टोस्टेरोन बताया था कि लीडिंग कोशिकाओं से निकलता है, उसी प्रकार मादा में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कहां से निकलेगा? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के द्वारा। अब आगे देखिए, तो ये पहला हार्मोन हो गया। दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरोन। वो कहां से निकलता है? देखिए, अंडाशय में एक अस्थायी, जो कुछ समय के लिए होती है, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? अंडाशय में एक अस्थायी अंतःस्रावी, जो अपना स्राव रक्त के अंदर छोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसे, इसका नाम आपको याद रखना है, जिसे कार्पस लूटियम, या हिंदी में इसको कहते हैं अपन पीतपिंड, जिसे कार्पस लूटियम कहते हैं। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलेगा? प्रोजेस्टेरोन। इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो मादा लिंग हार्मोन दो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन तो कहां से निकलता है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से। और प्रोजेस्टेरोन कहां से निकलता है? कार्पस लूटियम से। कार्पस लूटियम क्या है? एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब ध्यान दें, क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर कार्पस लूटियम या पीतपिंड निष्क्रिय हो जाए, क्या हो जाए? निष्क्रिय हो जाए, तो भ्रूण पर या भ्रूण परिवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भ्रूण आप सब जानते हो। देखिए इधर,
जैसे शुक्राणु, ये नर युग्मक कहते हैं इसको अपन, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। ध्यान से समझिए इसको, मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण होता है उसी समय इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या इनमें आधी हो जाती है। जैसे नर या मादा दोनों की बात करें तो अपने 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में, तो शुक्राणु में कितने हो जाएंगे, 23, और इसमें भी कितने हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र। यानी ये भी n बराबर अगुणित, n बराबर क्या होगा, अगुणित। तो शुक्राणु भी अगुणित होता है, अंडाणु भी अगुणित। जब दोनों मिलते हैं, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन। निषेचन के तुरंत बाद अंडाणु और शुक्राणु मिल गए तो n और n क्या हो गए, 2n। तो ये जो पहली कोशिका बनेगी उस बच्चे में वो कैसी होगी, द्विगुणित। कैसी होगी, द्विगुणित। इसको अपन बोलेंगे युग्मनज। क्या बोलेंगे, युग्मनज। अब इस युग्मनज में बार बार क्या होंगे, समसूत्री विभाजन। 1 से 2, फिर 2 से 4 कोशिका बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16। जब 16 कोशिका बन जाती है उसको अपन मोरूला अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था, मोरूला। 16 से डायरेक्ट 32 बनेगी, उसको अपन कहते हैं ब्लास्टूला। 32 से क्या बनेगी, 64, उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रूला। ठीक है। तो निषेचन के बाद में ये युग्मनज जैसे जैसे विभाजन करेगा तो उस बच्चे के आकार में क्या होगी, वृद्धि। जैसे आपको सबको पता है मानव में जो गर्भावधि होती है वो 9 महीने की होती है। कितने महीने की होती है, 9 महीने की। तो इस प्रकार से जब तक बच्चा गर्भाशय में रहता है, यानी जब तक बच्चे का प्रसव या उसका जन्म नहीं होता, तो उसको अपन क्या कहते हैं, भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण। तो आपको पूछ रहा है कि कार्पस लूटियम यदि निष्क्रिय हो जाए तो भ्रूण परिवर्धन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि भ्रूण का, अगर कार्पस लूटियम निष्क्रिय हो जाए तो भ्रूण का अंतरोपण, अंतरोपण बोल दो या आरोपण नहीं होगा। यानी वो जो भ्रूण है, इस प्रकार से भ्रूण होता है, इसके चारों ओर प्लेसेंटा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा बन गया, ये गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है उससे जुड़ जाता है ताकि बच्चे को प्रॉपर क्या मिलता रहे, पोषण मिलता रहे। ठीक है। तो माता के रक्त से बच्चे को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। किसके द्वारा, प्लेसेंटा एक माध्यम है। ठीक है, जो बच्चे को और किसको, माता की जो गर्भाशय की भित्ति है उसको जोड़ता है, और उसके द्वारा ही बच्चे को क्या मिलता है, पूरा पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सारी क्रियाएं उस प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। और अगर कार्पस लूटियम निष्क्रिय हो गई तो ये क्रिया नहीं होगी, यानी जो भ्रूण है वो गर्भाशय चिपक नहीं पाएगा, उससे उत्तकीय संबंध नहीं बना पाएगा, अर्थात भ्रूण का अंतरोपण या उसका आरोपण नहीं होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं अपन। तो ये आपका जो अंडाशय है प्राथमिक। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और मैं बताता हूं कि जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है जिसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन। तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की कोशिकाओं की मध्य एक गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गुहा, जिसको अपन कहते हैं एंट्रम गुहा। कहां पाई जाती है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के मध्य या उसकी कोशिकाओं के मध्य गुहा होती है, उसको क्या कहते हैं अपन, एंट्रम गुहा कहते हैं। अब ध्यान दें, स्तनधारियों की बात करें या मानव की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था जो अंडाणु बनता है या उसको अपन oocyte बोलते हैं, यानी एक तो प्राथमिक होता है और उस प्राथमिक से देखिए एक तो कौन सा होता है, प्राथमिक oocyte, प्राथमिक oocyte, और ये प्राथमिक oocyte बाद में क्या बनाएगा, द्वितीयक oocyte, द्वितीयक oocyte। कौन सा, द्वितीयक oocyte। इस द्वितीयक oocyte अवस्था में ही स्तनधारियों में
अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्तनधारियों में या मानव में अंडोत्सर्ग किस अवस्था में होता है, अंडोत्सर्ग किस अवस्था में होता है, तो आप क्या बताएंगे, द्वितीयक ऊसाइट अवस्था में। कौन सी अवस्था में, द्वितीयक ऊसाइट अवस्था। द्वितीयक ऊसाइट किससे बनता है, प्राथमिक ऊसाइट से। अब अंडोत्सर्ग क्या होता है ये आपको ध्यान देना है, तो आप बताएंगे द्वितीयक ऊसाइट द्वारा, यानी ये जो द्वितीयक ऊसाइट बन रहा है ये क्या करता है, ग्राफियन पुटिका, मैंने बताया था जो सबसे परिपक्व पुटिका होती है इसको क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटिका, उसको तोड़ देता है और तोड़कर उदर गुहा में आ जाता है। कहां जाता है, उदर गुहा में। तो आप बताएंगे द्वितीयक ऊसाइट द्वारा ग्राफियन पुटिका की भित्ति को तोड़कर उदर गुहा में मुक्त होना, उदर गुहा में मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे द्वितीयक ऊसाइट द्वारा, या द्वितीयक अंड कोशिका बोल सकते हैं अपन, द्वितीयक ऊसाइट द्वारा ग्राफियन पुटिका की भित्ति को तोड़कर उदर गुहा में मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और मानव में या स्तनधारियों में अंडोत्सर्ग कौन सी अवस्था में होता है, द्वितीयक ऊसाइट अवस्था में। तो ये अंडाशय आपका प्राथमिक जो अंग है मादा का वो कंप्लीट। अब अपन पढ़ते हैं सहायक जननांग। सहायक जननांग पढ़ेंगे। सहायक जननांग में मैंने आपको बताया था कितने भाग होते हैं इसके, उन भागों के बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरा था सहायक जननांग, सहायक जननांग। अब सहायक जननांग में सबसे पहला जो पार्ट होता है, पहला भाग वो होता है अंडवाहिनी। ध्यान दें, जैसे नर में शुक्रवाहिनी होती है तो इसमें क्या होती है, अंडवाहिनी, या इसको अपन डिंब वाहिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, ओविडक्ट। अब ध्यान दें, जैसे मैंने आपको बताया जिस प्रकार से 2 वर्षण होते हैं नर में, मादा में भी अंडाशय कितने होते हैं, 2। प्रत्येक अंडाशय से एक एक क्या निकलती है, अंडवाहिनी। इस प्रकार से यहां क्या बनेंगे, अंडाणु। क्या बनेंगे, अंडाणु। अंडाणु यहां बनकर इस अंडवाहिनी के द्वारा ही कहाँ आते हैं, जनन मार्ग में, जनन मार्ग में। तो आपको ध्यान देना है कि अंडवाहिनी, तो आप बताएंगे स्त्रियों में एक जोड़ी अंडवाहिनियां पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक अंडाशय से एक एक अंडवाहिनी निकलती है। क्या निकलती है, अंडवाहिनी निकलती है। तो नर में जैसे 2 शुक्रवाहिनी होती है, उसी प्रकार से मादा में भी क्या होती है, 2 अंडवाहिनी होती है। अब ध्यान दें, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है, ध्यान दें, 12 सेंटीमीटर। कितनी लंबी होती है, मनुष्य में 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब ध्यान देना, अंडवाहिनी के 3 भाग, यानी ये 3 भागों में बटी होती है। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं, अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। ध्यान दें, इसका जो
पहला भाग होता है अंडवाहिनी का, वो होता है कीपक। क्या होता है? कीपक, या इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं इफंडीबुलम। इफंडीबुलम, कीपक या इफंडीबुलम। ये कैसा होता है? ये कीपनुमा होता है, इसलिए इसको कीपक कहते हैं। कीपनुमा होता है, यानी सबसे ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग इफंडीबुलम या कीपक कहलाता है। ध्यान देना। दूसरा जो भाग होता है वो होता है एम्पूला। इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पूला, जिसको अपन कहते हैं तुम्बिका, ये कहाँ होता है? कीपक के नीचे, कीपक के नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? एम्पूला। एम्पूला कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है? मानव में निषेचन की प्रक्रिया, यानी शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होता है वो कहां पर होता है? तो आपने छोटी क्लासों में आपको अक्सर ये बताया जाता है फैलोपियन नलिका में, ठीक है, लेकिन वो गलत है। फैलोपियन नलिका में निषेचन नहीं होता। निषेचन कहाँ होता है? एम्पूला में। कौन से भाग में होता है? अंडवाहिनी का कौन सा भाग होता है? एम्पूला भाग। तो आप बताएंगे मानव में निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया एम्पूला भाग में ही संपन्न होती है। ये आपको ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो आप बताएंगे अंडवाहिनी के कौन से भाग में? एम्पूला या तुम्बिका भाग में मानव में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है? मिलन। अब इस अंडवाहिनी का तीसरा भाग होता है, उसको कहते हैं अपन फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका ये ट्यूब के समान होती है, नलिकाओं के समान। कैसे होती है? नलिकाओं के समान रचना होती है, नलिकाओं के समान रचना होती है, और ये सबसे नीचे वाला भाग होता है। कौन सा होता है? सबसे नीचे वाला भाग। तो आपको ये तीन भाग याद रखने हैं किसके? अंडवाहिनी के। पहला भाग होता है कीपक या इफंडीबुलम, दूसरा होता है एम्पूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पर मानव में क्या होता है? निषेचन। और अंडवाहिनी का तीसरा पार्ट कौन सा होता है? फैलोपियन नलिका। तो ये आपकी अंडवाहिनी कंप्लीट। अब अंडवाहिनी के बाद में सहायक जननांग में जो दूसरा भाग आता है, ध्यान से देखिए, दूसरा भाग होता है गर्भाशय। गर्भाशय जिसको अपन यूट्रस, गर्भाशय या यूट्रस कहते हैं। अब देखिए गर्भाशय यानी बच्चा निषेचन होने के बाद जब युग्मनज बनेगा, पहली कोशिका युग्मनज ही बनती है। स्तनधारियों की जो सबसे पहली कोशिका बनती है किसी भी बच्चे में, वो युग्मनज बनती है। उसके बाद में वो विकसित होती है। जो भ्रूण है वो जब तक उसकी गर्भावधि है तब तक वो कहाँ रहेगा? गर्भाशय में। यानी बच्चा जब तक जन्म नहीं ले लेता तो वो 9 महीने तक कहाँ रहता है? गर्भाशय में रहता है। यानी गर्भाशय में जो भ्रूण है, जो बच्चा है, उसका विकास या उसका परिवर्धन होता है। अब ध्यान दें, गर्भाशय स्त्रियों में ध्यान देना, जैसे नर में शुक्राशय पाया जाता है तो इसमें क्या पाया जाता है? गर्भाशय। मादा में होता है गर्भाशय, नर में मत बता देना। किसमें होता है? मादा में। स्त्रियों में नासपति, नासपति सब जानते हो, नासपति के आकार का गर्भाशय पाया जाता है। कैसे आकृति होती है? नासपति के समान। अब देखिए मानव की बात करें, मानव में या स्त्रियों में, मानव में
सिंप्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंप्लेक्स प्रकार का, किस प्रकार का, सिंप्लेक्स प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है, सिंप्लेक्स प्रकार। सिंप्लेक्स का मतलब सिंपल से नहीं है, सिंप्लेक्स किसको कहते हैं ये ध्यान दें, जिसमें दो गर्भाशय मिलकर, जिसमें दो गर्भाशय मिलकर एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स प्रकार, जिसमें दो गर्भाशय मिलकर क्या हो जाए, एक हो जाए। ठीक है, गर्भाशय में इसका कार्य आपको याद रखना है, गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का परिवर्धन व विकास होता है। यानी जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक वो कहाँ रहेगा, गर्भाशय में, और इस गर्भाशय में इसकी सारी क्रियाएं होंगी, उसका विकास होगा। ठीक है, उसकी श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, जो भी क्रियाएं हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। अब देखिए गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, ध्यान से समझना इसको। कितने स्तर होते हैं गर्भाशय के, 3 स्तर होते हैं। गर्भाशय का जो पहला स्तर है, गर्भाशय का पहला स्तर, उसको अपन कहते हैं पेरीमेट्रियम, ये बाह्य स्तर होता है। सबसे बाहर वाला स्तर क्या कहलाता है गर्भाशय का, पेरीमेट्रियम। दूसरा स्तर मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये होता है मध्य स्तर, मध्य स्तर। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा होता है एंडोमेट्रियम, 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 जिसको कहते हैं आंतरिक स्तर। कौन सा, आंतरिक स्तर। यानी बच्चे को, यानी भ्रूण को, ये गर्भाशय का आंतरिक स्तर, गर्भाशय का आंतरिक स्तर ही प्लेसेंटा के द्वारा चिपकता है, किससे, बच्चे से। ये आपको ध्यान देना है, प्लेसेंटा के द्वारा एंडोमेट्रियम, कौन सा स्तर, एंडोमेट्रियम। गर्भाशय का सबसे जो आंतरिक स्तर होता है वो क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से क्या चिपकेगा, ये से 3 स्तर होते हैं, यहाँ से चिपक गया प्लेसेंटा, यहाँ पे शिशु है। ठीक है, ये प्लेसेंटा है, तो ये प्लेसेंटा किससे चिपकेगा, सबसे आंतरिक स्तर से, किससे, एंडोमेट्रियम से चिपकेगा। ठीक है, यानी गर्भाशय की जो सबसे आंतरिक दीवार होती है वो क्या होती है, एंडोमेट्रियम, जिससे प्लेसेंटा जुड़ा होता है, ताकि बच्चे को माता के रक्त से पोषण, श्वसन, सभी क्रियाएं, उत्सर्जन आदि उसको मिलती रहे। ठीक है, तो ये होता है गर्भाशय। क्या होता है, गर्भाशय। तीसरा होता है योनि, योनि, जिसको अपन बोलते हैं वेजाइना, योनि या वेजाइना, तीसरा पार्ट। जैसे मैंने नर में बताया था, नर का मैथुनांक क्या होता है, शिश्न, उसी प्रकार से मादा का मैथुनांक क्या होता है, योनि। ध्यान दे इधर, योनि मादा का प्रमुख मैथुनांग होता है। इतना याद रखना आपको, योनि मादा का क्या होता है, प्रमुख मैथुनांग होता है, जिसमें वीर्य सेचन, बताया था मैंने आपको, वीर्य सेचन की क्रिया संपन्न होती है।
कौन सी क्रिया होती है? वीर्य सेचन की। मैंने बताया था नर के शिश्न के द्वारा वीर्य को मादा की योनि में डालना क्या कहलाता है? वीर्य सेचन। तो योनि में आपको इतना याद रखना है कि ये मादा का प्रमुख क्या है? मैथुनांग है, और योनि के अंदर ही किसकी क्रिया संपन्न होती है? वीर्य सेचन की। अब ध्यान दे थोड़ा सा, इसके अंदर योनि के अंदर क्या होता है कि एक जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, जिसको अपन लैक्टोबैसिलाई बोलते हैं। लैक्टोबैसिलाई जीवाणुओं के किण्वन से, यानी योनि में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलाई। इस जीवाणुओं के, जब इन जीवाणुओं की किण्वन प्रक्रिया होगी, किण्वन आप जानते हो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, किण्वन क्रिया से योनि का श्लेष्म, यानी योनि का जो तरल पदार्थ है उसको क्या कहेंगे? श्लेष्म अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, जो संक्रमण से सुरक्षा करता है। किससे करता है? संक्रमण से सुरक्षा करता है। अब आगे देखिए, सबसे मेन चीज योनि द्वार। योनि का जो द्वार होता है, योनि द्वार पर एक पतली, कैसी? एक पतली झिल्ली पाई जाती है। योनि द्वार पे क्या पाई जाती है? एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे ध्यान देना, जिसे हाइमन कहते हैं। कौन सी झिल्ली होती है वो? हाइमन झिल्ली, जिसे हाइमन कहते हैं। यह झिल्ली प्रथम बार मैथुन करने पर फट जाती है। प्रथम बार मैथुन करने में फट जाती है, या ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करने से स्त्रियों में ये झिल्ली जो होती है फट जाती है, और इसके फटने के कारण योनि से रक्त का क्या होता है? स्राव होता है। तो इस झिल्ली का नाम आपको याद रखना है हाइमन। कौन सी झिल्ली होती है? हाइमन। तो ये योनि के बारे में आपने पढ़ा। अब आगे देखिए, इसका जो लास्ट पार्ट है सहायक जननांग का, लास्ट पार्ट वो होता है भग या वल्वा। ध्यान से समझना। तो आपको बताना है मादा के सभी बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से भग या वल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से भग या वल्वा कहते हैं। अब ध्यान दो, इस भग या वल्वा को कितने भाग हैं? पहला भाग होता है इसका प्यूबिस मुंड। दूसरा होता है लेबिया मेजोरा। तीसरा पार्ट होता है लेबिया माइनोरा। चौथा पार्ट होता है इसका क्लाइटोरिस। और लास्ट भाग होता है इसका प्रघाण, जिसको अपन वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो आपको ये 5 भाग भी याद रखने हैं योनि के। प्यूबिस मुंड, लेबिया मेजोरा, इसके भग के 5 भाग होते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और प्रघाण। प्यूबिस मुंड ये वसीय उत्तक या त्वचीय होता है, पतली त्वचा।
पतली त्वचा का स्तर होता है। पतली त्वचा का क्या होता है? स्तर होता है। लेबिया मेजोरा, जिसको अपन वृहद भगोष्ठ क्या कहते हैं हिंदी में? वृहद। वृहद का मतलब बड़ा, वृहद भगोष्ठ, ये रोम युक्त होता है। इस पर ध्यान देना, इस पे बाल पाए जाते हैं। लेबिया माइनोरा, अंदर वाला भाग योनि का, ये रोम रहित होता है, इस पर रोम नहीं पाए जाते। क्लाइटोरिस, ये मादा में अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग होता है, यानी इसका कोई कार्य नहीं। लेकिन मैथुन के समय ये क्लाइटोरिस मादा में उत्तेजना उत्पन्न करता है। यह आपको ध्यान रखना है, उत्तेजना उत्पन्न करता है। प्रघाण, या इसको क्या कहते हैं अपन? वेस्टिब्यूल, जिसपे आपको इतना याद रखना है, मूत्र मार्ग व योनि का संगत द्वार खुलता है। संगत द्वार खुलता है। तो ये आपके सहायक जननांग हो गए। क्या हो गए? सहायक जननांग। अब देखिए, मादा जनन तंत्र का जो तीसरा पार्ट है, मादा जनन तंत्र का जो तीसरा पार्ट है वो होता है सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां, और मैंने बताया था इसमें एक ही ग्रंथि होती है, बार्थोलिन। कौन सी? बार्थोलिन ग्रंथियां। बार्थोलिन ग्रंथियां, इनकी जो संख्या होती है एक जोड़ी। कितनी होती है? एक जोड़ी इनकी संख्या होती है। इनके द्वारा एक तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है। क्या किया जाता है? तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है। जैसे आपने प्रोस्टेट ग्रंथि में पढ़ा था, काउपर्स ग्रंथि में पढ़ा था, उसी प्रकार इसके द्वारा भी एक तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है, जो जनन मार्ग को चिकना बनाता है। जनन मार्ग को चिकना बनाता है। यह आपको ध्यान रखना है बार्थोलिन ग्रंथियों में। अब अपन बात करें, ये सहायक ग्रंथियों में एक ही होती है बार्थोलिन ग्रंथि। अब मैंने बताया था इसका चौथा पार्ट और होता है स्तन ग्रंथियां। कौन सी? स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां। अब देखिए, स्तन ग्रंथियां मादा का मैंने बताया था आपको द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन होता है? स्तन ग्रंथियां। अब आप सबको पता है स्त्रियों में वक्ष भाग पर, कौन से भाग पर? वक्ष भाग पर एक जोड़ी यानी दो क्या पाए जाते हैं? स्तन पाए जाते हैं। स्तन पाए जाते हैं। ठीक है। प्रत्येक स्तन 15 से 20 पालियों का बना होता है, यानी कोष्ठ होते हैं इसमें। कोष्ठ इस प्रकार से कोष्ठ पाए जाते हैं, अलग अलग कोष्ठ, ऐसे कोष्ठ का बना होता है। पालियों का बना होता है। अब आप देखते हैं बच्चे के जन्म के बाद, या जिसको अपन कहते हैं प्रसव के बाद, इसके बाद प्रसव के तुरंत बाद मादा की स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होता है।
जो बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस दूध में जो पहला दूध होता है, इस दूध में प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यानी जो पहला दूध निकलता है, प्रथम दुग्ध जो हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, जिसे अपन ध्यान दें, जिसे अपन क्लोस्ट्रम या खीस, क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम या खीस कहते हैं। तो ये जो मादा की स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होता है, इसमें कई प्रकार के हार्मोन भाग लेते हैं। इससे सबसे जो मेन हार्मोन है जो दुग्ध का स्रावण करता है, वो होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। आपसे पूछे कि मादा में स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण किस हार्मोन के द्वारा होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के अलावा और हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये सभी हार्मोन जो है दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। तो ये होती है स्तन ग्रंथियाँ। ठीक है, ये आपका लेसन कंप्लीट। आगे नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।